नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिटर्न्स टू स्केल है उसको स्टार्ट करा था और उसके अंदर एक सिचुएशन जिसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हैं या वृद्धिमान प्रतिफल है, उनके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में जो इसके रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं, एक तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं, वो आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने के स्थिर प्रतिफल इसको बोला जा सकता है या समता प्रतिफल इनको बोला जा सकता है। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर आप अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उनको जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं, सेम प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज होता है, तो उस सिचुएशन को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। मान लीजिए आपके जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, बाय द वे वो लेबर प्लस कैपिटल प्लस लैंड प्लस मटेरियल, ये सारे मान लिए जाते हैं एक बार के लिए। इन सबको आपने 10% इंक्रीज करा तो आउटपुट है वो भी 10% से इंक्रीज होता है। इस सिचुएशन को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। इस सिचुएशन में होता क्या है, जब भी आप डायग्राम देखते हैं तो जितने भी इंडिफरेंस या आइसो प्रोडक्ट कर्व या सेम क्वांटिटी कर्व होता है उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम देखने को मिलेगा। अगर आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले सेम डिफरेंस के साथ में आइसो कोस्ट लाइन है वो निकाल ली जाए, उसके बाद में एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन पाथ है उस पर डिफरेंट आईपी कर्व्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। हालांकि हम लोग जो डायग्राम्स बनाते हैं उसमें दो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उन्हीं को शो करा जा सकता है। इस साइड मान लीजिए कैपिटल लिया है और इस साइड मान लीजिए लेबर को आपने लिया है। अब आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले इसमें क्या करा जाएगा, जो डिफरेंट आइसो कोस्ट लाइन या फैक्टर कोस्ट लाइन है वो निकाल ली जाती है। फिर उसके बाद में ये मान लीजिए F1 हो गया, C1 हो गया, ये मान लीजिए F2 हो गया, ये C2 हो गया। बट ध्यान यही रखना है इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम होना चाहिए, उसी से डायग्राम है वो सही बन पाता है। अब इसे कुछ लोग CL भी लिखते हैं कोस्ट लाइन, कुछ लोग इसे फैक्टर कोस्ट लाइन बोलते हैं, कुछ इसे आइसो कोस्ट लाइन बोलते हैं या आइसो कोस्ट कर्व इनको बोला जा सकता है। वो अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता है। मान लीजिए इनिशियल लेवल पर ये आईपी निकल के आता है जो किसी ई पॉइंट पर आइसो कोस्ट लाइन है उससे टेंजेंट होता है। फिर मान लीजिए ये IP1 निकल के आता है जो E1 पॉइंट पर आइसो कोस्ट कर्व है उसके टेंजेंट होता है। फिर नेक्स्ट ये मान लीजिए IP2 है जो किसी E2 पॉइंट पर टेंजेंट होता है, और ऐसे ही लास्ट IP3 निकलता है और वो E3 पॉइंट है उस पर टेंजेंट होता है। और ये जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम मींस जिस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर आइसो कोस्ट कर्व एंड आईपी कर्व है वो एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो पॉइंट यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है। फिर आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन निकालते हैं उसे एक्सपेंशन पाथ या विस्तार पथ के नाम से इनको जाना जाता है। बट ये ध्यान रखना है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है
इट मीन्स वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप इसे डिफाइन करें तो जिस प्रोपोर्शन में आप इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाते हैं, सेम प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट या उत्पाद बढ़ता है तो उस सिचुएशन को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। ये तो बात हुई कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर आप अपने ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं उससे कम प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। यानी जिस अनुपात में जो आदाय है या उत्पत्ति के साधन है उनको बढ़ाया जाता है उससे कम उत्पाद में कम अनुपात में अगर उत्पाद बढ़ता है तो उस स्थिति को पैमाने के ह्रासमान या घटते प्रतिफल बोला जाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो जितने भी आईपी कर्व है, आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो पॉइंट कर्व या सेम क्वांटिटी कर्व, उनके बीच का डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। सेम ओ एक्स एक्सिस है इस पर लेबर को लिया जाता है, ओ वाई एक्सिस है इस पर कैपिटल को लिया जाता है। हालांकि ये कोई सर्टेन रूल नहीं है, आप ओ एक्स एक्सिस पर कैपिटल ले सकते हैं, ओ वाई एक्सिस पर लेबर को भी लिया जा सकता है। डायग्राम बनाना इजी कब होगा, जब आप डिफरेंट आइसो कोस्ट लाइन या फैक्टर कोस्ट लाइन से वो पहले बना लेते हैं और इनमें डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। अब इस पर डिफरेंट आईपी कर्व्स हैं वो निकल जाएंगे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। अब ये ठीक है। डिफरेंट आईपी कर्व निकलेंगे। ये मान लीजिए आईपी है, किसी ई पॉइंट पर टेंजेंट होता है, देन ये IP1 निकलता है जो किसी E1 पॉइंट पर टेंजेंट होता है। ये उसके बाद में IP2 निकलता है वो किसी E2 पॉइंट पर टेंजेंट होता है। एंड फाइनली IP3 निकलता है जो किसी E3 पॉइंट पर टेंजेंट होता है। अब ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, आप इनको मिलाते हैं तो उससे एक्सपेंशन पाथ निकल के आएगा। अब आप इसमें क्लियर देख सकते हैं जो डिफरेंस OE का है उससे ज्यादा डिफरेंस E1 का मिलेगा और E1 E2 का डिफरेंस और ज्यादा है और E2 एंड E3 का डिफरेंस है वो और ज्यादा है। इट मीन्स आप जिस प्रोपोर्शन में अपने इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं उससे कम प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। या फिर इसे आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि आप इनपुट्स को तो ज्यादा लगाते हैं और आउटपुट है वो कम बढ़ करके आपको मिलता है। इस सिचुएशन को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, उसके अकर होने के क्या सिचुएशन हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, या उसकी क्या कंडीशन या दशाएं या क्या कारण हो सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर वन आता है कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताएं। एक सर्टेन लेवल तक कोई भी कंपनी है वो अपने मैनेजमेंट को चलाती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब आपका प्लांट साइज बढ़ जाता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल का हो जाता है, तो चीज़ें मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा टफ होता जाता है। यानी मैनेजमेंट में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलती है और आप चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो एक रीज़न
डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मैनेजरियल कॉम्प्लेक्सिटी होता है। फिर सेकंड आता है प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की समस्याएं। ये भी काफी रेलेवेंट है कॉम्प्लेक्सिटीज से। जब ये प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन में डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम्स आने वाली होती है, क्योंकि आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़े डिपार्टमेंट्स आपके बन जाते हैं। लाइक परचेजिंग डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट होता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट होता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट होता है, फिर उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और अगर वास्तव में किसी फर्म में ये चीजें आ जाती हैं तो ये सिचुएशन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो फेस करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है डिले इन डिसीजंस, निर्णयों में विलंब। एक सर्टेन लेवल आने के बाद में, जैसे कोई फाइल है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने चलाई है और मान लीजिए उनके पास रिकमेंडेशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सही है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको सजेस्ट करा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने। तो फाइल कहाँ से चली? मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके पास में आएगी, फिर वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास में जाती है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेजता है, फिर वो फाइल फाइनली फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में जाती है। तो जब इतनी सारी जगहों पर एक फाइल का मूवमेंट होता है तो डेफिनेटली आप जो डिसीजंस लेते हैं उसमें डिले होता है, उसमें विलंब होता है। फिर नेक्स्ट आता है डिसइकोनॉमीज, मितव्ययताएं। एक सर्टेन लेवल के बाद में, जैसे कल एग्जांपल लिया था कि बल्क में परचेजिंग करी जाती है तो कई डिस्काउंट आपको मिलते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बल्क परचेज कर लिया, अब उसके लिए आपको अलग से वेयर हाउस है, गोडाउन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। वेयर हाउस है तो वहां पर लाइटिंग और हीटिंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, या फिर एयर कूलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट आपको गार्ड्स हैं वो अपॉइंट करने पड़ते हैं, या फिर कई बार उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं जो भी इन्वेंट्री आप लेकर के आते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आज आपने बल्क में इन्वेंट्री परचेज करी है, आज से 10 दिन बाद आपको पता चला कि उसकी प्राइसेज है वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये कुछ सारी चीजें आती हैं जो एक सर्टेन लेवल तक तो आपको इकोनॉमीज लगती हैं, बट फाइनली वो डिसइकोनॉमीज में कन्वर्ट होने लग जाती है, और अगर डिसइकोनॉमीज होती है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो किसी फर्म को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय की समस्या, और स्पेसिफिकली इसका जो रेलेवेंस आता है वो लेबर से आता है। यानी जो वर्कर्स हैं उनको एक सर्टेन लेवल के बाद कंट्रोल करना, फिर जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसके लिए आपको कई सुपरवाइजर अपॉइंट करने पड़ते हैं। सुपरवाइजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको बार बार अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसके साथ में डिस्कस करता है। तो अगर किसी फर्म में इस जो लेबर है उस पर कंट्रोल और उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है तो वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक टाइप से रिप्रेजेंट करता है, और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो फाइनली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यानी संगठन है उसकी कुशलता में कमी आ जाना या घट जाना या कम हो जाना। एक सर्टेन लेवल तक आपका एक पर्टिकुलर सेटअप होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी होंगी, एक सर्टेन लेवल के बाद में वो कंपनीज है मार्केट से ऑब्सलीट हो जाती हैं, मार्केट से बाहर हो जाती है। रीजन क्या होता है? वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर टाइमली चेंज कर लिया तो डेफिनेटली एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, बट अगर आपने टाइमली उसको चेंज नहीं करा तो आपकी एफिशिएंसी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है, और जैसे ही एफिशिएंसी डे बाय डे डिक्रीज होगी फाइनली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो फर्म को मिलने लग जाते हैं। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं कि किसी भी फर्म में, कंपनी में, या प्रोडक्शन हाउस है या फैक्ट्री है, उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों अकर होते हैं, या उसके क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस करी हैं, एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, और फाइनली रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी उसके क्या कारण है, क्या उसके रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल किसी फर्म को मिलता है। तो इस वीडियो के साथ में ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।